यह 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर घर था, जिसकी खिड़कियों पर जिंजरब्रेड का ट्रिम था। यह 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। यह किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 नकद दिए, जिसकी असली कीमत $65,000 होगी, परंतु दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। मालिक ने एक हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहां आ गया, जो एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्गेज, खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में $40 आते थे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। एक साल बाद ओरेगोन का रियल एस्टेट बाजार मंदी से उबर आया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा पैसा था और अब वे उत्तर दिशा में आकर ओरेगोन और वॉशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आए एक युवा दंपति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल लाभ हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स विहीन एक्सचेंज में रख दिए और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। एक महीने में मुझे बीवटन, ओरेगोन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था और एक बार फिर वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। मैंने $4,50,000 की इमारत के लिए $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3,00,000 पर मांग गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए मैंने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और एरिजोना, फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक हम फिनिक्स चले गए थे और हमें वैसे भी इसे बेचना था। पहले जो हाल ओरेगोन के बाजार का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट इमारत की कीमत $8,75,000 थी, जिसमें से $2,25,000 डाउन पेमेंट था। 30 यूनिटों से आने वाला कैश फ्लो $5,000 प्रतिमाह से कुछ ज्यादा था। एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12,00,000 देने का प्रस्ताव रखा। मेरी पत्नी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे, परंतु हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वह परिवर्तन करती है, तो प्रॉपर्टी की कीमत से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस उदाहरण में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निवेश की रणनीति, बाजार की समझ और कानूनों की जानकारी होना जरूरी है। अगर लोग इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पष्ट रूप से वे स्टैंडर्ड सलाह का पालन करेंगे, जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेशों में पैसा लगाना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं। उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। ज्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जोखिम भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राहकों की सुरक्षा कर सकें। और यह नीति समझदारी की भी है। असली गर्म सौदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते। प्राय सर्वश्रेष्ठ सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं, और ये सौदे अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी रूप से गैरकानूनी माना जाता है, परंतु ऐसा भी कभी कभार होता है। मैं जितना ज्यादा परिष्कृत होता जाता हूं, उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं। जिंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक और फायदा यह होता है कि इससे आपके सामने ज्यादा अवसर आते हैं। और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, आपके लिए यह बताना आसान होता जाता है कि कोई सौदा अच्छा है या बुरा। आपकी बुद्धि तत्काल एक बुरे सौदे को पहचान सकती है या एक बुरे सौदे को अच्छे सौदे में बदल सकती है। मैं जितना ज्यादा सीखता हूं, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतना ही ज्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूं क्योंकि समय के साथ साथ मेरा अनुभव और बुद्धि बढ़ती जाती है। मेरे कुछ दोस्त अब भी सुरक्षित खेल खेल रहे हैं और अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, जिसे विकसित होने में बहुत समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यह मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरू करता हूं और बीज बोता हूं। कुछ बीज उग जाते हैं और कुछ नहीं उगते। हमारे रियल एस्टेट कॉरपोरेशन में हमारे पास करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी है। यह हमारा अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है।
अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूं कि इन करोड़ों में से कई प्रॉपर्टीज तो $5,000 से $10,000 के निवेश से शुरू हुई थी। नकद पैसे से खरीदी गई यह प्रॉपर्टीज खुशकिस्मती से तेजी से बढ़ते बाजार में ज्यादा कीमत हो गई थी और टैक्स से मुक्त रहते हुए इन्हें खरीदा और बेचा गया था, और ऐसा कई सालों तक किया गया था। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेशकों के साथ ही बिजनेस करते हैं, जिनके पास हर निवेश के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही है। कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए हैं। यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे जोखिम तो होता ही है। यह फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें। आप जितने स्मार्ट होंगे, आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज्यादा होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक्स में निवेश करता हूं उनमें बहुत ज्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनकी अनुशंसा नहीं करता हूं। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफी अनुभव हासिल कर लिया है। परंतु अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अलग तरह से निर्धारित कर सकेंगे, जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, मैंने जो लिखा है, मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह आसान है और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज्यादा की प्रतिवर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाजार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहें तो काम छोड़ भी सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूं क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूं। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्थायी ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की अच्छी संभावना होती है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक्स खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूं। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स देता हूं और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूं ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूं और मैंने हर जगह निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में या शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूं, आप यहां ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें यह याद दिलाता हूं कि शायद आपको यह कहना चाहिए, मैं नहीं जानता कि यहां ऐसा कैसे किया जा सकता है। अभी तक महान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अवसरों को देख सकें और उन्हें पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है। परंतु यह हमेशा याद रखें कि आपको मजा आना चाहिए। यह केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है। परंतु हमेशा आनंद लें। ज्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है।
इसीलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियां बुरी बात होती हैं और गलतियों करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। परंतु अगर हम इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियां करके ही सीखते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर ना बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते हैं, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता हूँ, गलतियां करता हूँ, गलतियां सुधारता हूँ और ज्यादा गलतियां करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूं तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूं, मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक दो तरह के होते हैं। एक, पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड्स हो सकता है। यह निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है।